फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2024 जिसके लिए आज हम लोग प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे। तो ये पेपर आपका जो है 2023 का ऑफलाइन पेपर है। तो आज हम लोग सीडीपी के टोटल 30 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो पिछले वाले पार्ट पे हम लोग 15 क्वेश्चन तक देख चुके हैं। तो आज हम लोग रेस्ट आर जो 15 क्वेश्चन बचा हुआ उसे हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जो भी नए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो आप लोग जल्दी से एग्जाम प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और जल्दी से वीडियो को जो है शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता है? तो दृष्टिबाधित विद्यार्थी कौन होता है? जिसे बढ़िया से दिखाई नहीं पड़ता, सही से दिखाई नहीं पड़ता, तो उसे जो है दृष्टिबाधित हम लोग बोलते हैं। तो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को कक्षा में भागीदारी लेने में बाधा डालता, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसे जो है बाधा डालता? तो देखिए, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूपित व्याख्यान प्रतिलेखन। उसके बाद सेकंड में मुद्रित पाठ्यपुस्तकें और नोट्स। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रारूप व्याख्यान प्रतिलेखन, तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से जो भी चीज़ें होगा तो उसे तो बाधा डालेगा नहीं, वह आसानी से छू के भी उस चीज़ को मतलब अलग कर सकता है। उसके बाद तीसरा में देखिए उभरी हुई रेखा चित्र है, मानचित्र है, तो उसे भी बच्चे जो है छू के जो है पता कर सकते हैं कि यह क्या है क्या नहीं है। ग्राफिक सामग्री स्पर्शनीय तरीके के द्वारा स्पर्श करके, तो इसमें तो जो परफेक्ट लिखा गया स्पर्श तरीके से, तो इसे भी उसे आसानी से जो है पता कर सकता है। लेकिन आपका जो मुद्रित पाठ्य पुस्तकें और नोट्स जो है ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मान के चलिए कि आपके सामने जो है इस तरह की लिखी हुई किताबें या कॉपी आपके पास रखी हुई है, आप अंधे हैं, दृष्टिबाधित बच्चे हैं, तो क्या आप उस चीज़ को पढ़ पाएंगे? बिल्कुल नहीं पढ़ पाएंगे। आपके लिए वह एक बाधा के समान हो जाएगा। इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, लॉरेंस कोहेलबर्ग ने बच्चों के नैतिक विकास का अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया? तो आपको बताना है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग बच्चों के नैतिक, आप लोगों को पता है कि नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया गया है वह लॉरेंस कोहेलबर्ग साहब के द्वारा दिया गया। टोटल 3 चरणों में दिया है और प्रत्येक चरण आपका जो है 2-2 उप चरणों में बांटा है। तो टोटल चरण और उपचरण मिला के जो आपका 6 हो जाता है। ठीक, तो बच्चों के नैतिक विकास के अध्ययन करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया है? तो देखिए, सारे ऑप्शन को आप लोग जब पढ़ेंगे तो सिर्फ आपको जो है सेकंड वाला ऑप्शन में देखिए नैतिक वाली बात आप लोगों को दिख रहा है। तो आप लोग और ज़्यादा कुछ नहीं भी इसमें समझेंगे, सोचेंगे, फिर भी आप लोग इसका जो है सही आंसर कर सकते हैं। जैसे आप लोग देखें कि लॉरेंस कोहेलबर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है और हम लोगों को पता है कि लॉरेंस कोहेलबर्ग नैतिक विकास से सिद्धांत दिया है और ऑप्शन 2 में भी आपका नैतिक विकास से संबंधित बातें लिखी गई है। तो आप लोग इससे जो आंख बंद करके टिक करेंगे आपका सही हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया ऑप्शन में, बच्चों के सामने नैतिक दुविधाएं रखना और अनुक्रियाओं की समालोचना करना। तो ये जो है इस विधि का प्रयोग किया। इसमें क्या है, इसी का उदाहरण आप लोग एक देख सकते हैं, जैसे हेंज का दुविधा। तो इसमें बच्चों से पूछा जाता है कि क्या हेंज नामक व्यक्ति अपनी पत्नी को जो है पत्नी की जान बचाने के लिए वह जो दवा चुराई, मतलब उसे चुराना चाहिए या नहीं चुराना चाहिए, इस तरह की जो यहाँ पे दुविधा वाली बात है। तो क्योंकि उसके पास तो रुपया नहीं था, उनको जो है पत्नी की जान बचाना था, तो उन्होंने दवाई क्या कर दिया, चुरा लिया। बट वह दवाई बनाने में बहुत सारा रुपया भी लगा था। तो यहाँ पे एक दुविधा है, क्या वहाँ चुराना अच्छी बात है नैतिकता के रूप में या गलत है? तो यहाँ पे एक दुविधा का प्रयोग बच्चों के सामने किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आप लोग बिल्कुल इसे राइट करेंगे। उसके बाद देखिए, रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसे इजीली कर सकते हैं। तो रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को डैश अधिगम की ओर ले जाता है। तो निश्चित तौर पे इसका जो है खोज आधारित, जैसे ही हम लोग देखें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, खोज आधारित अधिगम की ओर ले जाता है। तो रचनावादी शिक्षण विद्यार्थियों को किधर ले जाता है? खोज आधारित शिक्षण की ओर ले जाता है। उसके बाद देखिए, पठन वैकल्प से जूझ रहे छात्रों को पढ़ना सिखाया जा सकता है। तो जो बच्चे पठन वैकल्प से जूझ रहे हैं, उसे पढ़ने में परेशानी हो रहा, उसे जो है अक्षरों को हिज्जे में बोलने में या समझने में बहुत सारा जो है परेशानी हो रहा, तो उसे कैसे ठीक करेंगे? तो इसे निश्चित तौर पे जो है व्यवस्थित ध्वन्यात्मक प्रशिक्षण के माध्यम से हम लोग उसे ठीक कर सकते हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, जब वह पढ़ते हैं तो सही से उच्चारण नहीं कर पाते, अच्छे से बोल नहीं पाते हैं, तो उसे लयबद्ध तरीके की जो कहानी है, किताबें है, लोरी गीत है, ये सारे चीज़ जब हम उसे पढ़ाएंगे तो वह निश्चित तौर पे जो है उसका पठन वैकल्प क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा और बच्चे को रुचि भी आएगा उस चीज़ को पढ़ने में।
उसके बाद है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है। तो आप लोग भी इसे कर सकते हैं, जीन पियाजे से रिलेटेड आपका जो क्वेश्चन है। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत क्या बताता है? फर्स्ट है व्यवहार को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। ये तो गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? क्योंकि आप लोगों को बताया गया था जब भी दंड या पुरस्कार वाली बात आता वह निगेटिव होता। तो जीन पियाजे कभी भी इस चीज़ का मतलब कि करेगा, कभी इस चीज़ का कभी भी मतलब कि प्रोत्साहन नहीं करेगा कि बच्चे को दंड और पुरस्कार के माध्यम से अनुकूलित किया जाना चाहिए। ये तो निश्चित तौर पे आपका निगेटिव हो गया। अब धारणाओं को जटिल से सरल क्रम में सिखाया जाना चाहिए। उसके बाद इससे भी आगे पढ़ते हम लोग, पाठ्यक्रम को बच्चों की आयु समूह व चरण को ध्यान में रखकर तैयार किया जाना चाहिए। बहुत ही सटीक है ऑप्शन नंबर 3 आपका। तो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत यह बताता है कि बच्चों के जो पाठ्यक्रम जो होता है, जो सिलेबस होता है, वो बच्चों के आयु समूह और चरण को ध्यान में रख के तैयार किया जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। ये नहीं कि बच्चे जो है 4 साल के, उसे सिलेबस जो है उसका जो पाठ्यक्रम जो है 10 साल वाला मतलब कि तैयार कर दिया। क्या बच्चे को कुछ समझ में आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो बच्चे का आयु के अनुसार, चरण के अनुसार बच्चे किस तरह के चीज़ें सीख रहे हैं, तो उसके अनुसार पाठ्यक्रम को तैयार किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग जीन पियाजे। उसके बाद देखिए, आप एक शिक्षक हैं। सपोज दैट, मान लीजिए कि आप एक क्या है, शिक्षक है जो अपने छात्रों को प्रासंगिनात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रणनीति इस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने में सबसे अधिक संभावना है? तो यहाँ पे सारे ऑप्शन को आप लोग पढ़िएगा। इसमें जो है, जैसे आप लोग सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे, छात्रों को अपने स्वयं के सीखने और सोचने की प्रक्रिया पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 आपका। आप एक शिक्षक अपने छात्रों को प्रासंगिनात्मक कौशल विकसित करने में मदद करना चाहते, तो निम्नलिखित में आप कौन सा रणनीति यानी कि किस प्रकार के चिंतन को बढ़ावा देने के लिए सबसे अधिक संभावना है? तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे को स्वयं बताएंगे कि आप खुद से इस चीज़ को सीखने के लिए आप इसमें जो है मंथन कीजिए, चिंतन कीजिए, उस चीज़ को जो है प्रोत्साहित करेंगे एक शिक्षक के रूप में। उसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वालीनता के संदर्भ में सही है? तो स्वालीनता के बारे में बताना कि कौन सा ऑप्शन जो सही है। तो स्वालीनता के बारे में जब भी क्वेश्चन आए तो हम लोगों को पता है कि स्वालीनता एक जो है तंत्रिकीय विकासात्मक विकार है। तो ऑप्शन नंबर 2 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग 2 को बिल्कुल टिक करेंगे। उसके बाद है, पियाजे और वागोत्स्की के सिद्धांत में एक प्रमुख समानता है। तो जीन पियाजे और लेव वागोत्स्की के सिद्धांत में क्या समानता है आपको बताना है। तो इन दोनों के बीच क्या समानता है? इन दोनों के बीच समानता है कि बच्चे की स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव होता है। तो बच्चे की जो स्वयं की शिक्षा में संलग्नता और जुड़ाव होता है, ये दोनों का सिद्धांत में जो है ये समान है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अभिकथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। अभिकथन में बोला जा रहा है, शिक्षकों को शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सभी शिक्षार्थी आवश्यकताओं के अनुसार अपने शिक्षण को समायोजित करना चाहिए। बिल्कुल अभिकथन आपका सही है। अब उसके बाद कारण को हम लोग देखेंगे। शिक्षकों को विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों को पढ़ाते समय उनके बीच सहयोग, समूह कार्य और बातचीत से बचना चाहिए। देखिए आपका कारण कैसे गलत हो रहा। यदि यहाँ पे बातचीत करना रहता तो आपका दोनों सही हो जाता, लेकिन यहाँ पे बातचीत करने से बचना चाहिए। तो बच्चे से जब शिक्षक बातचीत नहीं करेंगे तो कैसे उसमें डेवलप होगा? तो यहाँ पे बातचीत यदि यहाँ पे करता तो ये आपका जो पॉजिटिव हो जाता, लेकिन यहाँ पे बातचीत करने से बच रहा, इसीलिए आपका जो कारण गलत हो रहा। तो आपका अभिकथन सही है, कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभिकथन सही, कारण गलत। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक कीजिएगा। ठीक। उसके बाद आगे है आपका, किस अधिगम की रणनीति में बच्चों द्वारा दूसरे को सिखाना शामिल है जो उन्होंने सीखा है? तो कौन सा अधिगम की रणनीति है जो बच्चों द्वारा दूसरों को सिखाना शामिल है जो उन्हें सीखा है? तो ये पारस्परिक शिक्षण के अंतर्गत आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 आप लोग देखते ही इसको टिक कर दीजिएगा। उसके बाद देखिए, अभिकथन और कारण से रिलेटेड फिर क्वेश्चन है आपका। अभिकथन में बोला जा रहा है कि एशियाई संस्कृतियों में जो सामाजिक सद्भावनाओं पर जोर देते हैं, क्रोध की अभिव्यक्ति को हतोत्साहित किया जाता है और शर्म को प्रोत्साहित किया जाता है।
बिल्कुल यहाँ पे अभिकथन में सही बोला जा रहा है। जो एशियाई संस्कृति है सामाजिक सद्भावना पर जोर देती है, और जो क्रोध होता, गुस्सा होता, उसको जो हतोत्साहित किया जाता। सही बात है। और जो शर्म होता है, थोड़ा सा अभी भी हम लोग का जो समाज में जो शर्म होता उसको जो है मतलब बरकरार रखने के लिए बोला जाता है। तो थोड़ा सा शर्मिला टाइप का भी होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ों में जो शर्म की भी भागीदारी होती है तो उसे जो प्रोत्साहित किया जाता है। ये बिल्कुल सब अपना जो एशियाई संस्कृति की जो सभ्यता है ये आपका जो बिल्कुल सही है। तो अभिकथन में आपका सही बताया जा रहा। भावनाएं व्यक्तिपरक है और सीखने में कोई भूमिका नहीं निभाती है, ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए भूमिका नहीं निभाती है। यदि भूमिका निभाती तो ये आपका राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, निगेटिव हो गया तो ये गलत हो गया। तो आपका अभिकथन सही है और कारण गलत है। तो ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक कीजिएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे वयस्कों से किस प्रकार भिन्न है। तो सारे ऑप्शन को आप लोग पढ़िएगा। तो जीन पियाजे के अकॉर्डिंग बताना है कि बच्चे जो है वयस्क से किस प्रकार अलग होते हैं। तो बच्चे जो वयस्क से अलग होते हैं वे जो है उनकी सोच का जो गुणात्मक रूप होता है उन चीज़ों से अलग हो जाते हैं। तो बच्चे की सोच वयस्क से गुणात्मक रूप से भिन्न होते हैं। जो क्वालिटी होते हैं उसमें जो अलग हो जाते हैं, बच्चे की सोच अलग हो जाते हैं, वयस्क की सोच अलग हो जाते हैं। तो ये जो है गुणात्मक सोच में दोनों में डिफरेंट यानी कि विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है आपका निम्न में से कौन सा विश्लेषणात्मक चिंतन को बढ़ावा देता है। तो देखिए आप लोग इसे इजीली कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑप्शन भारत की राजधानी है, तो भारत की राजधानी कहाँ है, तो आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। सोचने की कोई बात नहीं। यदि आप जानते हैं भारत में कितने राज्य हैं, आपको पता है कि 28 राज्य है, आसानी से इसका आंसर दे दीजिएगा। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है, तो आप लोग इसे आसानी से इसका आंसर कर सकते हैं। लेकिन 4 नंबर देखिए, भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या है, तो इसमें आपको सोचना पड़ जाएगा। आप इसमें फंस गए तो इसको आप लोग जो है इस सवाल का जो जवाब दीजिएगा तो आपको मंथन करना पड़ेगा, थिंकिंग करना पड़ेगा, थोड़ा समय लेना पड़ेगा, वक्त लेना पड़ेगा। तब जाके आप इसका आंसर दीजिएगा कि भारत में जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न कारण क्या क्या हो सकता है। तो इसीलिए जो है इसमें जो है थोड़ा सा विश्लेषणात्मक वाली बात आ गया और इसमें आपको चिंतन करना पड़ेगा। ठीक, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका समावेशी से कक्षाओं में। तो समावेशी कक्षाओं में क्या होता है आपको बताना है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में देखिए, को पहचानना चाहिए कि हर बच्चा एक ही दर और एक ही समय में सीखेगा। ये तो आपका गलत ही हो जाएगा। समावेशी कक्ष का ये जो विशेषता नहीं होता। उसके बाद आगे है, में विशेष बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग शैक्षणिक कार्यक्रम पेश किया जाना चाहिए। ये बात भी गलत हो जाएगा। जो विशेष बच्चे होते हैं उसको भी वही कक्ष में जो है उसी कक्ष में उसको भी शिक्षा दिया जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसके लिए अलग सारा चीज़ बनाया जाना चाहिए। ऐसा हो सकता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दे के मतलब कि कुछ अलग से शिक्षा दे दिया जाना चाहिए, लेकिन पूरी तरह से अलग शैक्षणिक कार्यक्रम पेश करना ये उचित नहीं है। ठीक, उसके बाद आगे देखिए, अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को लगता होगा कि ये ऑप्शन गलत है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इसमें जो अलग अलग भिन्नताओं के अनुसार विभेदित निर्देश दिए जाते हैं, इसमें जो है अलग अलग भिन्नताओं के जो बच्चे होते हैं उसे जो है अलग अलग जब हम लोग मतलब कि बांट देंगे तो उसके लिए हम लोग सारे चीज़ उसके लिए अलग अलग चीज़ें तैयार कर सकते हैं। उसके लिए पाठ्यक्रम अलग तैयार कर सकते हैं, उसके लिए खेल की सामग्री, उसकी जो रुचि क्या है, ये सारे चीज़ हम लोग तभी कर पाएंगे जब उससे हम लोग अलग अलग रूप से विभेदित कर पाएंगे। तो ये समावेशी कक्षाओं का जो है विशेषता हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग टिक कीजिएगा। तो अभी भी आप लोग यदि सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ आप लोग कर दीजिए। बार बार आप लोगों को बोलते भी उतना ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप लोगों का एक फर्ज बनता है कम से कम आप जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और आप लोगों को लगता होगा कि ये सारे क्वेश्चन जो है नहीं आया हुआ एग्जाम में, तो यह सारे प्रीवियस ईयर का पेपर है। तो ऐसा ही पेपर आपका एग्जाम में भी आएगा। आप लोग जो निश्चिंत रहिए। और यदि सारे आप लोग सेट प्रैक्टिस लगाएंगे तो आपका जो स्कोर जो है बहुत अच्छा इस बार होने वाला है। तो साथ साथ आप लोग जो है सारे सेट प्रैक्टिस लगाते चलिए। और पिछले वाले यदि नहीं देखे तो उससे भी आप लोग जरूर देखिए। देखिए अभिकथन में बोला जा रहा है, शिक्षकों को बच्चों को प्रयोग के लिए बहुत सारे अवसर देने चाहिए और उदाहरणों और गैर उदाहरणों पर चर्चा करनी चाहिए। बिल्कुल सही है। बच्चों में गलत धारणाओं से निपटने का एक रचनात्मक तरीका विपरीत उदाहरण प्रदान करना चाहिए। ये भी सही है। तो यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा, दोनों सही हो जाएगा और सही व्याख्या भी करता है। तो ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग टिक कीजिएगा। तो इस तरह से टोटल हम लोग 30 क्वेश्चन CDP के देख चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे। जय हिंद, जय भारत।